Good evening friends. Today we will do generations of computer and types of computer. जनरेशन का मतलब है कि कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ था वो सर्टेन टाइम फेजेस पे हुआ था कि फर्स्ट जनरेशन में कुछ आता है न्यू, सेकंड जनरेशन में नई टेक्नोलॉजी आती है, थर्ड में अलग से आती है, फोर्थ में अलग से आती है, फिफ्थ में अलग से आती है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे, क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं इधर से। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है 1946 टू 1959 में भी कई बुक्स में वेरिएशन हो सकती है इस डेट में। नो बडी विल आस्क द डेट, सिर्फ इतना पूछेंगे यूज़ क्या होता था। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती थी, एक ग्लास की ट्यूब्स होती थी, काफ़ी बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती थी। इसका डिसएडवांटेज ये था कि इनको कूलिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती थी, हमें एसी इंस्टॉल करने पड़ते थे साथ में। और जब कोई ट्यूब जैसे बर्न होती थी ओवर टेम्परेचर, ओवर हीटिंग के कारण, तो उसके बर्न होने की वजह से उसको रिप्लेस करना होता था। और जो ओवरऑल हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम होता था वो एक घर जितना बड़ा हो जाता था। ये वाला फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की डिसएडवांटेज हम इसको बोल सकते हैं। और पावर कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा हाई होती थी इसकी। फिर सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के टाइम पीरियड हमारे पास 1959 टू 1965। इसमें क्या होता था, ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे। अभी ट्रांजिस्टर का क्या हुआ कि इससे पहले हमारे पास सेमीकंडक्टर की खोज होती है। अभी सेमीकंडक्टर मटेरियल से उन्होंने क्या आपके पास थोड़ी डोपिंग करके उसमें थोड़ी इम्प्योरिटीज़ करके उससे ट्रांजिस्टर बना दिया उन्होंने। तो ट्रांजिस्टर बनाने से क्या हुआ कि ओवरऑल हमारे पास जो सर्किट का साइज़ है वो रेड्यूस हो गया, पावर कंजप्शन कम होगी, और हमारे पास एफिशिएंसी कंप्यूटर की ज़्यादा हो गई, साइज़ कंप्यूटर का कम हो गया। उसका थर्ड जनरेशन आती है। थर्ड जनरेशन आपको पता है 1965 टू 71। उसमें हमारे पास क्या यूज़ होने लगे, आईसी। आईसी क्या हुआ, आईसी एक छोटी जैसी चिप होती है, अलग अलग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसमें सारे कंपोनेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर्स, डायोड्स। तो उन सब से मिलके हमें आईसी हमने थर्ड जनरेशन में यूज़ करना शुरू किया। फिर फोर्थ जनरेशन में हमारे पास वीएलएसआई आता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स को हम सिंगल चिप में फैब्रिकेट करने लग गए। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन में हमारे पास आईसी वीएलएसआई का यूज़ होने लगा और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम हमारे पास आने लगे। फिर फिफ्थ जनरेशन 1982 ऑनवर्ड्स टिल टाइम तक हमारे पास जो चली है वो फिफ्थ जनरेशन है। इसमें क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या एआई भी यूज़ होता है इसमें। देखो, जो हम इस पे टेक्नोलॉजी यूज़ करें, हम बेसिकली प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी देख रहे हैं कि प्रोसेसर पे डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है। तो फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ होती है। उसके बाद हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर करते हैं। टाइम पीरियड हमने कर लिया और हमने देखा था इसमें कि क्या हमारे पास इस पे वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। ये देखो, ये वाला सर्किट है दिया हुआ, तो देखो कितना बड़ा सर्किट होता था ये। तो इसकी जो क्या क्या थे, फर्स्ट जनरेशन की फीचर्स क्या क्या थी, वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी होती थी, अनरिलायबल, रिलायबिलिटी नहीं होती थी इनकी, मतलब कम टाइम ही चलते थे। सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली, सिर्फ और सिर्फ इसमें मशीन लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्मेट में ही हम इसको इनपुट दे सकते थे और आउटपुट ले सकते थे। उसके बाद वेरी कॉस्टली, कॉस्टली तो होना ही क्योंकि सर्किट इतना बड़ा था। और हीट जनरेशन होता था, मैंने बोला था कि एसी यूज़ करने पड़ते थे इसमें क्योंकि हीट जनरेशन बहुत ज़्यादा होता था। अभी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इतना बड़ा सर्किट है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्किट था। अब इतने नंबर ऑफ इतने बड़े बड़े डिवाइसेस पे यूज़ हुए हैं, तो इसकी इनपुट और आउटपुट जो है काफ़ी स्लो थी। उसके बाद साइज़ यूज था इसका, एसी की रिक्वायरमेंट होती थी कि ताकि जो है सर्किट को ठंडा किया जा सके। नॉन पोर्टेबल था, पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने इसको इक्वल टू इम्पॉसिबल था, मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर सकते थे। उसके बाद कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को कंजप्शन करता था। और उसके बाद ये आपको पूछ सकते हैं, इसको आप रट लो चाहे लिख लो, कि फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर हमारे पास थे। तो एनिएक था, एडवैक था, यूनिवैक था, IBM 701 था, IBM 650 था। तो ये वाले हमारे पास फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। उसके बाद हमारे पास सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन टाइम पीरियड आपको पता है 1959 टू 65। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने क्या यूज़ किया, ट्रांजिस्टर यूज़ करना हमने इसमें शुरू कर दिया। तो इस टाइम में एक हमारे पास क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज की डेवलपमेंट हो जाती है, फोर्ट्रेन और कोबोल। कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और फोर्ट्रेन की होती है फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, फुल फॉर्म भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके हम मेन फीचर्स देखते हैं। फीचर्स क्या था, ट्रांजिस्टर का यूज़ हो रहा था, रिलायबल थे फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में, साइज़ था फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में। देखो, जो भी पिछले की डिसएडवांटेजेस होगी ना,
वो नेक्स्ट जनरेशन में उसकी एडवांटेज बन जाएगी। उसके बाद में हीट जनरेशन लेस था, वही जो पीछे वाले पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा मॉडिफाई किया है। कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ये भी था। और फास्टर थे, स्टिल वेरी कॉस्टली थे, एसी इसमें भी रिक्वायर्ड होता था, और मशीन और असेंबली लैंग्वेज इसमें यूज़ होती थी। तो इस जनरेशन के हमारे पास कंप्यूटर कौन कौन से थे? IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108। उसके बाद हमारे पास था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन का हमारे पास टाइम पीरियड था 1965 टू 1971। तो इसमें हमने क्या यूज़ करना शुरू किया? आईसी यूज़ करना इसमें शुरू किया। आईसी की इन्वेंशन किसने की है? जैक किलबाई ने। जैक किलबाई, ये इधर देख लो, JACKKILBY, इसको नोट कर लेना है कि आईसी की इन्वेंट किसने किया था? जैक किलबाई ने किया था। साइज़ कम हो गया सिस्टम का, टाइम शेयरिंग सिस्टम आने लगे, रिमोट प्रोसेसिंग आने लगी इसमें, मल्टी प्रोग्रामिंग होने लगी, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होने लगी इस पर, और हाई लेवल लैंग्वेज को हम यूज़ करने लगे। फोर्ट्रैन 224, कोबोल, पास्कल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1, बेसिक, एल्गोल 68, ये वाली लैंग्वेज इसमें यूज़ होती थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। उसके बाद हमारे पास थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की फीचर्स क्या क्या थी? तो फीचर्स इसमें आईसी यूज़ होता था, रिलायबल थे काफ़ी ज़्यादा, साइज इसका स्मॉल था, हीट जनरेशन कम था, फास्टर थे, कॉस्टली थे, मेंटेनेंस कम रिक्वायरमेंट होती थी, एसी रिक्वायर्ड होता था इस पर भी, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट प्रीवियस जनरेशन से कम थी, हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। उसके बाद क्या था? इसके टाइप आते हैं हमारे पास। IBM 360 सीरीज़, हनीवेल 6000 सीरीज़, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, इधर से आप किसी की फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। IBM 370168, TDC 316, ये वाले सिस्टम थे। उसके बाद हमारे पास फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन में क्या हमारे पास 71 टू 9080, इसमें क्या VLSI यूज़ होने लगी। VLSI में मतलब कि 5000 के ऑलमोस्ट ट्रांजिस्टर इसमें सिंगल चिप पे यूज़ होते थे। अभी चिप क्या है कि इतना जैसा पीस होगा, ठीक है, सिलिकॉन का वेफर होता है, उसके ऊपर क्या सरफेस माउंटेड डिवाइस बोलते हैं इनको बेसिकली। उसके ऊपर क्या, चिप के ऊपर ही हमने उनको वेफर के ऊपर ही फैब्रिकेट किए जाते हैं हमारे पास कंपोनेंट्स, उसको आईसी बोलते हैं, सिंपल। इससे क्या है कि हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर का कंसेप्ट यहाँ पे आ गया था। इसमें सिस्टम वही आपके टाइम शेयरिंग था, रियल टाइम नेटवर्क्स था, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम था, हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++, DBase वगैरह यूज़ होने लगी इस पर। तो इसकी हमारे पास फीचर्स क्या क्या है? VLSI टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी, चीप थे, पोर्टेबल थे, यूज़ ऑफ PC, वेरी स्मॉल साइज, पाइपलाइन प्रोसेसिंग। उसके बाद नो रिक्वायरमेंट ऑफ AC, कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट इंट्रोड्यूस हो गया था इस टाइम तक। और इसके बाद इसके टाइप्स कौन कौन से थे? DEC 10, स्टार 1000, PDP 11, क्रे 1 वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, क्रे XMP, ये भी सुपर कंप्यूटर का टाइप था। उसका फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन में एक हमारे पास अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होने लगी, और AI यूज़ होने लगी, पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब एक टाइम पे दो या दो से ज़्यादा काम कर सकता है। उसके बाद हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा, .NET, ये वाली इसमें यूज़ होने लगी। तो AI में क्या क्या होता है आपका? रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क्स, गेम प्लेइंग, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम टू मेक डिसीजन इन रियल लाइफ सिचुएशंस, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन, ये वाला इसकी AI में इंक्लूडेड है ये चीज़ें। उसके बाद फीचर्स क्या क्या है फिफ्थ जनरेशन की? एक तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थी इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होने लगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ होने लगी। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या? NLP का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने 2 वर्ड टाइप कर दिए, आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड खुद ही कर लेगा कि पूरा सेंटेंस कैसे कंप्लीट होना, कि बंदा क्या लिखना चाहता है, ठीक है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ही पता है, VR AR वगैरह, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी वगैरह आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसमें। पैरेलल प्रोसेसिंग यूज़ होने लगा। पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब डिफरेंट 3-4 टास्क को एक बार में प्रोसेस कर सकता है। और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने लगा, मल्टीमीडिया फीचर्स ऐड ऑन कर दिए इन्होंने, और पावर कंजम्पशन इसकी काफ़ी कम हो गई, और इसके रेट्स भी काफ़ी चीप हो गए। और इस जनरेशन के हमारे पास कंप्यूटर कौन कौन से? डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक, सिंपली याद रखना। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर कुछ इसके देख लेते ब्रॉडली जो है
कंप्यूटर को इन्होंने डिफाइन किया है। तो कैसे कैसे किया है, पर्सनल कंप्यूटर आपके पास सिंगल कंप्यूटर सिस्टम होता है और इसमें मॉडरेटली पावरफुल इसका माइक्रो प्रोसेसर होता है। वर्क स्टेशन ये पीसी की तरह ही होता है, ठीक है, पर इसका थोड़ा माइक्रो प्रोसेसर इसका हैवी होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई ऑफिस में यूज होता है उसको वर्क स्टेशन बोलते हैं। सिंपली होता तो कंप्यूटर है, थोड़ी प्रोसेसिंग इसकी ज़्यादा होगी। मिनी कंप्यूटर आपका कि ये 100 ऑफ यूज़र को साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकता है। ये हमारे पास बेसिकली जहाँ पे कोई हमने कि फॉर एग्जांपल सर्वर वगैरह के यूज़ में हमारे पास मिनी कंप्यूटर होता है। उसका मेन फ्रेम देखो काफ़ी 100 ऑफ यूज़र को एक बार में यूज़ कर सकता है। इसकी जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी होगी वो डिफरेंट होगी मिनी कंप्यूटर से। उसका सुपर कंप्यूटर ये अल्ट्रा फास्ट है, एक्सट्रीम फास्ट है। सुपर कंप्यूटर का आपका जैसे कोई आपका हमने शिप डिज़ाइनिंग करनी है, सबमरीन डिज़ाइन करनी है, या मेट्रोलॉजिकल दूसरा हमने फोरकास्टिंग करनी है, उसके लिए हमारे पास सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। उसके बाद इसको थोड़ा डिटेल में कर देते हैं। पर्सनल कंप्यूटर आपका पता है कि पर्सनल कंप्यूटर हमें जो है इंडिविजुअल यूज़ के लिए होता है। बिजनेस यूज़ में भी कर सकते हैं हम इसको, डेस्कटॉप पब्लिशिंग कर सकते हैं इससे, स्प्रेडशीट वगैरह बना सकते हैं इसमें। सिंपली जो सिंपल सिस्टम होता है उसको हम पीसी बोलेंगे। इससे कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं, वैसे ये सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। उसका वर्क स्टेशन ऑलरेडी डन है ऊपर। मिनी कंप्यूटर अप टू 250 बंदों को ये हैंडल कर सकता है, ये आपने याद रखना है। बाकी ऊपर कर लिया हमने। मेन फ्रेम मतलब 1000 ऑफ यूज़र को सेम साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं इस पर। सुपर कंप्यूटर आपको मैंने बता दिया ऊपर क्या होता है सुपर कंप्यूटर। उसके अलावा हमारे पास ऑल द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर फॉलो द सेम लॉजिक स्ट्रक्चर। ये तो सिंपल है इसका कि पहले क्या इनपुट देंगे, डाटा को स्टोर करेगा, डाटा को प्रोसेस करेगा, आउटपुट में इंफॉर्मेशन देगा और वर्क फ्लो को कंट्रोल करेगा। सिंपली ये वाला इसका ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का। इस पे इनपुट यूनिट होगा, इनपुट फैड करेंगे इस पे। ये वाला ALU होगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल जितनी कैलकुलेशन है। कंट्रोल यूनिट आपका पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगा, कहाँ से कौन सा सिग्नल भेजना है। यहाँ पे आउटपुट आएगी और यहाँ पे हमारे पास मेमोरी यूनिट होगा ऊपर। CPU के आपके 3 पार्ट है। ये वाला जो पूरा डब्बा है ना इसको CPU ही बोलते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी कल नेक्स्ट करेंगे जितना भी इससे आगे है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम।